हेलो गाइस, आज अपनी क्लास में हम सेक्शन 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछले वाली क्लास में सेक्शन 6 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब देखो, कंपोजिशन टेनर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोकल कमिटीज। लोकल कमिटीज जो होती है, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि इस एक्ट में दो कमेटी की गठन होती है, जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है और एक लोकल कंप्लेन कमेटी होती है। इंटरनल कंप्लेन कमेटी को 10 या 10 से अधिक मेंबर होंगे, वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां पे 10 या 10 से कम मेंबर्स होंगे, वहां आपको लोकल कंप्लेंट कमेटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी शैल कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेमली। लोकल कंप्लेंट कमेटी जो भी गठित होगी, वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के देखरेख में डिस्ट्रिक्ट होगी, लाइक अ डीएम वगैरह की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइक। अब यहाँ पे क्लॉज ए कहता है चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमॉन्ग द इमिनेट वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ वर्क एंड द कमिटी ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। ये कमिटी जब गठन की जाएगी तो वहां पे इमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ द सोशल वर्क, एक ऐसी वुमेन को लेके रखा जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कमिटी द कॉज ऑफ कमिटी टू द कॉज ऑफ वुमेन, जो वुमेन की देखरेख और वुमेन की लिए कार्य कर रही है। इसका हिंदी मीनिंग है अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रखर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो वैसी महिला जो सोशल वर्क है, जो महिलाओं को लेकर काम कर रही है। दूसरा यहाँ पे कहता है वन मेंबर टू बी नॉमिनेट, एक ऐसा मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम अमॉन्ग द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, जो वुमेन ब्लॉक में काम कर रही है, तालुका, तहसील और वार्ड म्यूनिसिपैलिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट, ऐसी जगह पे कोई वुमेन काम कर रही है। तो तीसरा यहाँ पे ये कहता है टू मेंबर्स ऑफ अ वुमेन एटलीस्ट वन शैल बी अ वुमेन, टू मेंबर्स उसमें वुमेन, टू मेंबर्स जो होंगे होम, जिसमें से एक तो औरत महिला होगी, टू बी नॉमिनेटेड फॉर मेंबर्स ऑफ सच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ से जुड़ी हुई होंगी, और एसोसिएशन कमिटी टू द कॉजेस ऑफ वुमेन और पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज, जो फैमिलियर होगी सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज से, विच मे बी प्रिस्क्राइब। अब कैसा फैमिली इशू देखो, प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द nominees should prefer have to background in law और लीगल नॉलेज, जिनका एक बैकग्राउंड होगा लॉ या उनके पास लीगल नॉलेज कुछ हो। प्रोवाइडेड फेदर डैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी, जो नॉमिनी हो रही है उसमें से कोई एक महिला, शैल बी कोई एक पर्सन जो भी वुमेन हो, बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, एसटी एससी से बिलोंग करती हो या ओबीसी से बिलोंग कर रही हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और उसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह उन्होंने इशू करवा लिए हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है। अब यहाँ पे है डी क्लॉज कहता है द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर ऑफ एक्स ऑफिसियो। तो यहाँ पे डी क्लॉज आपका क्या कह रहा है, जिले में सामाजिक और कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधी अधिकारी सशक्त पदन होगा, जो इस वेलफेयर सोशल डेवलपमेंट वुमेन और चाइल्ड को लेके डील कर रहा है, वो ऑफिसर रहेगा। अब यहाँ पे इसका सबसेक्शन 2 कहता है द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ लोकल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 years। जो भी चेयरपर्सन वगैरह और मेंबर्स होल्ड ऑफिस करेंगे 3 साल से ज्यादा नहीं करेंगे फ्रॉम द डेट देयर अपॉइंटमेंट। और ये 3 साल कब गिना जाएगा, उनके अपॉइंटमेंट के डेट से, उनकी जब उनको हटाना होगा उस टाइम तक 3 साल हो गया होगा, उससे ज्यादा उन्हें होल्ड नहीं करने दिया जा सकता है ऑफिस। उसके बाद वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ अ लोकल कमिटी। अब यहाँ पे अगर कोई चेयरपर्सन और कोई भी ऐसा मेंबर जो लोकल कमिटी का कोई मेंबर कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 16 में दिए हुए किसी भी प्रावधान या लॉ के विरुद्ध जाता है, तो या हैज बीन कन्विक्टेड द ऑफिसर इन इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन्फोर्स और पेंडिंग अगेंस्ट हिम, या ऐसा पाया जाए तो कन्विक्टेड हो गया हो या इंक्वायरी में वो अगर दोषी पाया जाता हो, तो सी कहता है यहाँ पे हैज बीन फाउंड गिल्टी
अगर वो गिल्टी पाया जाता, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इन पेंडिंग इन अगेंस्ट हिम, कोई ऐसा प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके ऊपर चल रही थी जो या उसके ऊपर पेंडिंग थी, उसमें अगर वो दोषी पाया जाता है या अपने पावर का अब्यूज करता है, हैज टू अब्यूज द पोजीशन रेंडर द कंटिन्यूएंसेस ऑफ ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो सच चेयरपर्सन और मेंबर, तो ऐसे चेयरपर्सन और मेंबर को एज अ केस में भी शैल बी रिमूव, उनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द कमिटी से, एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड, और न्यू वैकेंसी क्रिएट की जाएगी। अब देखो, उनको अगर रिमूव कर रहा है तो वो जगह तो खाली हो गई ना, उसको वो काम तो संभालने के लिए कोई चाहिए, तो इसीलिए न्यू वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएगी, भैया हमारे पास न्यू वैकेंसी खाली है, आप आ जाइए, जिन्हें आना है पार्टिसिपेट करिए, उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है उस क्वालिफिकेशन के आधार पे। Any casual vacancy shall filled by the fresh nomination and accordance with the provision of this section. 4. Chairperson or member of local committee other than the member of nominated under the clause B, clause D of subsection 1 shall be entitled, इस सारे clauses में वो हकदार होगा फीस अलाउंसेस, मतलब इन सारे क्लॉज में जो मेंबर्स चुने जा रहे हैं, जो मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो सारे मेंबर हकदार होंगे फीस लेने के लिए या कुछ अलाउंसेस जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो लेने के लिए वो हकदार होंगे, क्योंकि उन्हें पेमेंट भी तो किया जाएगा, काम कर रहे हैं तो। होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकल कमिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो लोकल कमिटी को होल्ड कर रहा है। अब आते हैं ग्रांट एंड ऑडिट के ऊपर, जो सेक्शन 8 हमें डील करता है। The central government may, after due apportion made by the parliament by law in this behalf, make a state government grant of such sums of money as the central government may think fit for being unlisted for the payment of fees allowances refers in a sub section 4 of the section 7। यहाँ कहता है केंद्रीय सरकार और संसद द्वारा इस नियमित विधि द्वारा, जो हम लोग सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं, किए गए समस्त विनियोग के पश्चात राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा 4 मतलब 7 का सब क्लॉज 4 में निर्दिष्ट फीस या भक्तों के सदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशि के अनुदान दे सकेगी जो केंद्र सरकार ठीक समझे। मतलब अगर आपको फीस देना है तो फीस कौन डिसाइड करेगा? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 7 में आपको फीस की बात कही गई है। अब कहता है स्टेट गवर्नमेंट में सेट अप द एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट मेड अंडर द सबसेक्शन 1 टू दैट एजेंसी। राज्य सरकार एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगा, वो एक एजेंसी की स्थापना करेगा, सब क्लॉज 1 के अधीन किए गए अनुदान के अभिकरण के आवंटित कर सकेगा। मतलब एक एजेंसी बनाएगा कि आप भाई अब देख लो कितना उन्हें देना है, कितना काम हो रहा है, उस हिसाब से आप देख लो। तो ये एजेंसी का काम यही होगा। थर्ड कहता है द एजेंसी शैल पे द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर such sum as may be required for the payment fees and allowances referred in subsection 4 of section 7। सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 7 के लिए जो भी अलाउंसेस ठीक लगेगी वो एजेंसी पे करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। हिंदी देख लो इसकी। अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा जो धारा 7 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट फीस या भत्तों के सदाय के लिए अपेक्षित हो। ठीक, अब देखो सेक्शन का 8 का सबसेक्शन 4। The account of agency referred in a subsection 2 shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with the accountant general of such state, be prescribed, and the person holding the custody, जो person इस custody को hold कर रखा है, the account of agency shall furnish to the state government before such date as may be prescribed an audit company account together with the auditor report thereon। यहाँ पे बोल रहा है 4 उपधारा 2 सेक्शन 4 मतलब धारा 4 के उपधारा 2 में निर्दिष्ट अभिकरण में लेखाओं को ऐसी रीति में रखा है और संप्रेषित किया जाएगा जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श के विहित की जाए, और अभिकरण के लेखाओं के अभिरक्षण में रखने वाला व्यक्ति ऐसी तारीख से पूर्व जो विहित की जाए राज्य सरकार
को उसके द्वारा लेखाओं की संप्रति, मतलब यहाँ पे जो भी अकाउंट्स वगैरह है, क्योंकि हम लोग अपने कंपनी में सीए रखे ना, तो यहाँ पे भी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक पर्सन रखा जाएगा और उसके अकाउंट्स के रिपोर्ट पे ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगी। ऑडिट रिपोर्ट्स इन द सेंस पूरे एनुअल रिपोर्ट आती है ना, कि किसको कितना मिला, कितना पेमेंट बढ़ा, कितना पेमेंट बढ़ाना है, दैट्स कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक, अब हम लोग आएंगे चैप्टर 4 में, कंप्लेन। चैप्टर 4 में टोटल पार्ट कंप्लेन को लेके डील करता है, ये प्रोसीडिंग वाला पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस आंसर राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कंप्लेन। कंप्लेन ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, पहले ही जान गए कंप्लेन, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन हम कैसे करेंगे, तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग करेंगे। सेक्शन 9 में क्या कह रहा है, any aggrieved woman may make in writing a complaint of a sexual harassment at a workplace to internal committee। कोई भी एग्री, जो भी पीड़ित महिला है वो कर सकती है कंप्लेन अपनी लिखित में ऑफ अ सेक्सुअल एट वर्क प्लेस टू अ इंटरनल कमिटी। इंटरनल कमिटी को लिखित में कोई भी महिला वर्क प्लेस में, इंटरनल अपने वर्क प्लेस उसके संग अगर कोई भी लैंगिक उत्पीड़न होता है जो कि उसके पीड़ित है तो वो कर सकती है कंप्लेन। if so constituted or local committee in cause it is not so constituted within a period of 3 months। अगर इंटरनल कमिटी कमिटेड है और लोकल कमिटी नहीं कमिटेड है, मतलब लोकल कमिटी बनाई नहीं गई है, तो इंटरनल कमिटी में कर सकती है 3 महीने के अंदर। तो हमें यहाँ देखने वाली बात क्या है, रिटन देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, जिस दिन उसके संग ये घटना हुई उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर। इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, और अगर सीरीज हो रही है, एक बार यहाँ इंसिडेंट हुआ 1 तारीख को, एक बार इंसिडेंट हुआ उनके संग 3 तारीख को, एक बार इंसिडेंट हुआ 4 तारीख को, तो सीरीज चल रही है, तो विदिन अ पीरियड ऑफ 3 फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट, तो लास्ट इंसिडेंट का हुआ 4 को, तो यहाँ से 3 महीना। ठीक, अब देखो प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन अ राइटिंग, और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं मिली, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मे एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकल कमिटी एज अ केस में बी शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंट ऑफ वुमेन टू मेक अ कंप्लेंट इन राइटिंग। अगर वो राइटिंग में नहीं दे सकती है तो उन्हें ये सारे मेंबर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे मेंबर उनको हेल्प करेंगे कि वो कैसे भी राइटिंग में कर पाए। अगर वो लिखना नहीं जानती है तो उनको लिखने में सहायता की जाएगी या लिख के दिया जाएगा, वो साइन कर ले, कुछ भी उनको हेल्प किया जाएगा कि उनकी कंप्लेंट राइटिंग में आ जाए। प्रोवाइडेड फेदर दैट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी और केस में बी द लोकल कमिटी में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंडेड द टाइम नॉट एक्सटेंडिंग द 3 months। यहाँ पे किसी भी कमिटी में आप कंप्लेंट करो, यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, ये जो रिकॉर्ड किया जाएगा आपकी बात को राइटिंग में, क्योंकि आपने रीजनेबल रिकॉर्ड किया है कि हमने अगर उनकी रिपोर्ट ली है, कैसे लिए, सारे रिकॉर्ड्स किए जाएंगे। इफ इट इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस वेयर सच प्रिवेंटिंग अ वुमन फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द सेड पीरियड, वो सेटिस्फाई भी तो होना है, कोई मतलब सच में हुआ है या नहीं हुआ है, सामने वाले पार्टी से पूछा भी तो जाएगा, क्योंकि कंसिलेशन का भी मैटर आता है। where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity। अगर जो aggrieved woman है वो unable to make a complaint, वो complaint नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि वो फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी से गुजर रही है और डेथ या उनकी मृत्यु हो गई, और अदरवाइज हर लीगल एयर्स, उनके जो लीगल एयर्स है, सच अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब मे मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन, तो उनके लीगल एयर्स कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। ठीक, अब आती है कंसिलेशन की बारी। एज पर मैंने पहले क्लास में जब इसकी इंट्रोडक्शन दी थी तभी मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे जो भी होगा कंसिलेशन होगा, डायरेक्ट यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाता। अगर किसी महिला ने कंप्लेन किया तो एग्रीड पार्टी और एक्यूज को बुला के पूछा जाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि हम एक्यूज की बात भी तो सुनेंगे। अगर एक्यूज की बात सुन के लगता है कि हाँ वो कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, या महिला भी कहती है कि ठीक है चलो म्यूचुअल कर लेते हैं, तो ये सारी कंसिलेशन होती है कि म्यूचुअल कर ले, महिला को कुछ कंपनसेशन दे दिया गया, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है, इंक्वायरी तक बात नहीं आती है। देखो द इंटरनल कमिटी और द केस में बी द लोकल कमिटी में बिफोर द इंडिटिंग an inquiry under the section 11 and requires the aggrieved woman
और एग्री वुमेन को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि टेक स्टेप टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड रिस्पोंडेंट थ्रू द कंसिलेशन। तो यहाँ पे क्या है, एग्री वुमेन को टेक स्टेप मतलब उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप मैटर को अगर चाहे तो सेटल कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिलेशन। कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा बेसिस कंसिलेशन के बेसिस पे। वेयर अ सेटलमेंट हैव बीन अराइव अंडर द सबसेक्शन 1 द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी एज अ केस में भी शैल रिकॉर्ड अ सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट होता, महिला कहती ठीक है चलो हम सेटलमेंट तुमसे कर लेते हैं, तो ये सेटलमेंट जो होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, फॉरवर्ड अ सेम टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टेक एक्शन स्पेसिफिक इन द रिकमेंडेशन। तो इनको सेटलमेंट के बाद ये चीज रिकॉर्ड करके इन सारे अथॉरिटीज को भेज दी जाएगी। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी case may be shall provided the copies of the settlement as record under the subsection 2 aggrieved women and the respondent। यहाँ पे क्या है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी जो है वो क्या करेगी, कॉपीज सेटलमेंट की कॉपी भेजेगी, रिकॉर्ड सबसेक्शन 2 में जो भी उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं इसकी कॉपी भेजेगी। 4 कहता है वेयर सेटलमेंट अराइव अंडर सबसेक्शन 1, सेटलमेंट अराइव हो रहा है सबसेक्शन 1 के अंदर, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज अ केस में। तो कोई भी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, जैसे पर मैंने जैसे बताया था कि अगर यहाँ पे काम बन जाता है तो यहाँ का मैटर नहीं आता है। लेकिन अगर सामने वाले महिला कहती है कि नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं सेटलमेंट नहीं करूंगा, आप इंक्वायरी करो, या एग्री पार्टी कहता है, जो एक्यूज होता है वो कहता है कि मैंने काम किया ही नहीं, मुझ पर गलत आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन सेक्शन 10 इंटरनल कमेटी और अ लोकल कमेटी एज अ केस में बी शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अगर एम्प्लॉय है, आ प्रोसीड टू मेक अ इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ सर्विसेज रूल एप्लीकेबल टू respondent and where no such rule exists in such a manner as may be prescribed or in case of domestic worker local committee shall prima facie in existence। यहाँ पे जो इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी बैठाने का उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पे इनके संग जो भी लैंगिक उत्पीड़न हुई है, जस्ट लाइक आपके साथ यहाँ पे सेक्शन 509 जो भी आईपीसी में बोला गया है, हैरेसमेंट की बात कही गई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। देख लेते हैं इसकी हिंदी भी। धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रतिथि कोई कर्मचारी है वहां प्रतिथि को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विनिहित की जाए परिवाद के बारे में जांच करने की कार्यवाही करेगी, या किसी घरेलू कार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टि माला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 है और जहां लागू हो वहां उसकी संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों का अधिनियम मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवार भेजेगी। मतलब ये अगर मामला देखा जाता है प्राइमा फेसी देख के ही लग रहा है कि सामने से मामला कि हाँ ये 509 का मामला है, तो पुलिस को इन्फॉर्म भेज दिया जाता है कि पुलिस आप कार्रवाई करिए 7 दिन के अंदर। Provided that where the aggrieved women inform the internal committee and local committee as a case may be that there a term or condition of the settlement arrived under the subsection 2 of the section 10 has not been complied with by the respondent। अगर मान लो सेटलमेंट के लिए वो मानती है और उसने जो टर्म एंड कंडीशंस बोली थी सेटलमेंट के लिए, वो सेटलमेंट का टर्म एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयर था मतलब जिसपे उसने आरोप लगा तो वो नहीं मानता है, तो क्या होता है, द इंटरनल कमेटी लोकल कमेटी शैल प्रोसीड मेक, तब ये कमेटी इंक्वायरी करना स्टार्ट करती टू कम इनटू द कंप्लेंट एज केस में फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, और ये पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द बोथ पार्टी आर एम्प्लॉय द पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी be given the opportunity to being heard and copy of findings shall made available to both the party enable to make a respondent as a finding। जो भी होगी इंक्वायरी की कॉपी वगैरह सब भेज दी जाएगी
और दोनों पार्टी का एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को सुना जाएगा। मतलब दोनों ही तो, अगर मतलब पीड़ित इंसान अगर अपने बारे में कह रहा है, तो जिसपे ये चीजें बीती है उसे भी तो सुनने का मौका देना चाहिए, या जिसके खिलाफ इंक्वायरीज वगैरह चल रही है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पैनल कोड, द कोर्ट में, when the respondent is convicted of the offense, order payment of such sum as may be considered appropriate at the aggrieved domain for the respondent having अगर कोई 509 में आके कन्विक्ट होता है इंक्वायरी में, तो यहाँ पे उसे कुछ कंसिडर करना अप्रोप्रिएट, कुछ सम्स में कुछ पैसे वगैरह कंसिडर करने पड़ेंगे रिगार्ड जो एग्रीड डोमेन है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग an इंक्वायरी मेकिंग करने अंडर द सबसेक्शन 1, द internal committee और the local committee as a case may be have a same power। यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायरी के टाइम में लोकल कमेटी इंक्वायरी कर रही है, इंटरनल कर रही है, जो भी कर रही है, दोनों के पास सेम पावर होगा एज अ वेस्टेड सिविल कोड के द्वारा दिए जाने वाले जो भी पावर्स होंगे उनके पास सेम होगा। व्हेन ट्राइंग द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर, जब वो लोग सूट ट्राई करते हैं तो। अब देखो, समन एंड इन्फोर्सिंग, सिविल कोड क्या करता है, समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। अटेंडेंस लेंगे किसी पर्सन का और उसको एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट को प्रोडक्ट किया जाएगा। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, कोई भी मैटर जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस मैटर पे इंक्वायरीज वगैरह कर सकता है। द इंक्वायरी अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। देखो ये डेज याद रखना है, 90 दिन के अंदर इंक्वायरी कर लेनी पड़ेगी हमें। ठीक, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने चैप्टर 5 पे, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। ये कंप्लेंट की इंक्वायरी कैसे होती है।